हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 8 के MCQ। आज इसी क्रम में यहां पर आपका चैप्टर नंबर 4 है। यहां पर हम कृषि कार्यों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। पहला है, कृषि, मत्स्यन और संग्रहण प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तीसरा है, तृतीयक क्रियाएं केवल द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। देखिए, बात की जाए आपके आर्थिक क्रियाकलापों की, तो आर्थिक क्रियाओं को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। जो आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। तो यहां पर आपकी जो कृषि, मत्स्यन और संग्रहण जो है, ये प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक क्रियाओं की। द्वितीयक क्रियाओं में इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, यानी जो आपने प्राथमिक में यहाँ पर संसाधन एकत्रित किए थे, उनको प्रोसेस करने का काम जो होता है वो द्वितीयक के अंतर्गत होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस्पात विनिर्माण है, डबल रोटी पकाना है, कपड़ा बुनना है, ये सब आपकी द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तृतीयक क्रियाएं जो होती हैं वो आपको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन जैसी जो सेवाएं हैं वो तृतीयक क्षेत्र के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है केवल द्वितीयक, तो केवल द्वितीयक को नहीं, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को प्रदान की जाती हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न है आपका, कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। सेकंड, भारत की 1/4 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। देखिए, बात की जाए कृषि की, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और विश्व में अगर हम देखें तो विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, भारत की बात कर लें तो भारत की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा है, यानी यहां पर लिखा हुआ है 1/4 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। नहीं, आजादी के बाद भी अभी भी हमारी जो है 2/3 जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 1/4 लिखा हुआ है, जबकि ये 1/4 नहीं है बल्कि 2/3 जनसंख्या है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1। तीसरा प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए, यहां पर ये जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ही काम है, जो कि आपके कृषि कार्यों में या प्राथमिक कार्यों में गिने जाते हैं। तो ये इनके नाम हैं अपने अपने। तो हमें पता करना है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, पिसीकल्चर किसे कहते हैं, विटीकल्चर किसे कहते हैं और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। बात कर लेते हैं सेरीकल्चर की। तो सेरीकल्चर का संबंध जो है ये रेशम कीट पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध जो है किससे है? रेशम कीट पालन से है। पिसीकल्चर की बात कर लेते हैं तो पिसीकल्चर का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है, यानी मछली पालन से है। आगे बात कर लेते हैं यहां पर अब विटीकल्चर की। तो विटीकल्चर का मतलब जो है वो अंगूरों की खेती से है, अंगूरों की खेती से है। अगला यहां पर है आपका हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में जो है यहां पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फलों को उगाया जाता है। तो यहां पर इसका होगा डी का पहला। तो आपका यहां पर सही आंसर है यहां पर तीसरे का डी वाला, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। चौथा प्रश्न है अब आपका, जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, जैविक कृषि में पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा है, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जा सकता है।
देखिए जो आपकी जैविक कृषि होती है यह पूरी तरह से जैविक खाद का प्रयोग करके की जाती है। जैविक खाद का मतलब क्या होता है, गोबर खाद वगैरह जो होती है उसका प्रयोग करके ये की जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए कीटकनाशी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल वाले यानी प्राकृतिक वाले, और दूसरे जो होते हैं वो केमिकल वाले होते हैं यानी रासायनिक होते हैं। तो जो आपकी जैविक खेती होती है इसमें केमिकल वाले जो आपकी कीटकनाशी होते हैं, केमिकल वाले पेस्टिसाइड वगैरह जो होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर नेचुरल वाले जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि जैविक कृषि में कीटकनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक कीटकनाशी का प्रयोग किया जाता है। वहीं यहाँ पर हम देखेंगे जैविक कृषि में किसी प्रकार का जो आनुवांशिक रूपांतरण है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल 2 और 3 कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका चौथे का बी, केवल 2 और 3। 5वां प्रश्न है अब आपका, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। अगला है इस प्रकार की कृषि में धान यानी चावल मुख्य फसल होती है। थर्ड है आपका यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार की कृषि जो होती है यह कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और यहाँ पर पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी इस प्रकार की जो खेती होती है इसकी जो मुख्य फसल है वो आपकी धान वाली होती है, धान या चावल की फसल मुख्य होती है, और अन्य फसलों में आपकी गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। ध्यान देने वाली बात यह है इसका एक क्षेत्र है यानी कि जो आपकी गहन निर्वाह कृषि है ये दक्षिण पूर्व एशिया में, पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले और मानसूनी प्रदेशों में ये प्रचलित है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका 5वें का डी, उपरोक्त सभी। 6वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। सेकंड, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। देखिए बात की जाए जो आपकी निर्वाह कृषि है ये 2 प्रकार की होती है। इन निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक गहन निर्वाह कृषि है और एक आदिम निर्वाह कृषि है। यानी एक गहन निर्वाह कृषि है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं और अब आदिम निर्वाह कृषि की बात हो रही है। तो आदिम निर्वाह कृषि में आप देखेंगे इसमें स्थानांतरित कृषि यानी जिसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा मिश्रित कृषि इसमें नहीं आती है, बल्कि इसमें चलवासी पशुचारण आता है। चलवासी पशुचारण का मतलब आप जान रहे हैं, यानी कि जो पशुओं के झुंड होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने वाली कृषि जिसमें होती है, चलवासी पशुचारण इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि, नहीं, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इस प्रकार की जो खेती है ये भारत के उत्तर पूर्वी भागों में ये की जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। 7वां प्रश्न है अब आपका, चलवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। देखिए चलवासी पशुचारण जो है ये खास करके आप ये देखेंगे ये सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है राजस्थान और जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका सी वाला, केवल 2 और 4। 8वां प्रश्न है अब आपका, विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के प्रचलित नामों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए आपकी जो झूम खेती है या स्थानांतरित कृषि है इसको विभिन्न भागों में विभिन्न नामों के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस भाग में किस नाम से जानते हैं। सूची 1 में आपका बताया गया है झूमिंग। देखिए झूमिंग नाम जो है यहाँ पर झूमिंग ये उत्तर पूर्वी भारत में नाम इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए का हो जाएगा डी वाला। मिल्पा, मिल्पा जो है मैक्सिको में बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है।
इसके अलावा अगला नाम आपका जो आ जाता है ये है रोका। रोका जो है ब्राजील में बोला जाता है। इसके बाद आपका अगला वाला जो नाम आ जाता है ये आ जाता है लद्दाख, ये मलेशिया में बोला जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका ए वाला, यानी कि यहां पर आंसर है आपका ए वाला, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। 9वां प्रश्न है अब आपका, स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अल्पकालिक कृषि, रोपण कृषि, एक फसली कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। देखिए जो आपकी स्थानांतरित कृषि है इसमें क्या होता है, इसमें वृक्षों को काटकर जलाकर उनको भूखंड को साफ किया जाता है और जो राख होती है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। यहाँ पर खेती तब तक की जाती है जब तक भूमि की उर्वरता बनी रहती है, और जैसे ही उर्वरता जो है समाप्त हो जाती है वो स्थान को छोड़ दिया जाता है और नए भूखंड पर सेम यही प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम पहले वृक्षों को काट रहे हैं फिर जला रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ पर 9वें का आंसर है आपका डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही हैं? यहां पर आपको बताना है कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं ये वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में आपकी सही हैं। पहला है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। सेकंड, इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। अगला है, वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं निर्वाह कृषि शामिल हैं। देखिए बात की जाए यहाँ पर आपकी वाणिज्यिक कृषि की, तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन जो है वो बाजार विक्रय हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक कृषि में अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर कार्य जो होता है वो हाथों के द्वारा या आदमियों के द्वारा नहीं होता है बल्कि मशीनों के द्वारा होता है, क्योंकि हमें बाजार की जो डिमांड है उसको पूरा करना है। इस अनुरूप यहाँ पर कार्य जो है मशीनों से किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। वाणिज्यिक कृषि में आप देखेंगे इसमें रोपण कृषि आ जाती है, मिश्रित कृषि आ जाती है और वाणिज्यिक अनाज कृषि आ जाती है। यह निर्वाह कृषि नहीं आती है, बल्कि यहाँ पर एक कृषि और होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी जो खास करके किसी अनाज विशेष के लिए कृषि की जाती है उसको वाणिज्यिक अनाज कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये सब खेतियां जो है आपकी ये वाणिज्यिक कृषि में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निर्वाह कृषि शामिल है ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आंसर है आपका 10वें का ए, केवल 1 और 2। 11वां प्रश्न है आपका, इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। उपरोक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि क्षेत्र को निरूपित करता है? निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या वाणिज्यिक अनाज कृषि? देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होती है इसमें जो फसलें हैं उनका उत्पादन वाणिज्यिक लेवल पर किया जाता है, और गेहूं और मक्का यहाँ पर सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। खास करके उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के जो शीतोष्ण घास के स्थल हैं वहां पर इस प्रकार की खेती सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्म में की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11वें का डी। 12वां प्रश्न है अब आपका, मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। अगला है, यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मिश्रित कृषि में भूमि का जो उपयोग होता है भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए, इसके अलावा पशुधन को पालने के लिए किया जाता है। खास करके इस प्रकार की जो कृषि प्रचलित है वो यूरोप में, आपके पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रचलित है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा कथन दोनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है अब आपका, रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है, इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला है, इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। देखिए रोपण कृषि जो है ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है
यहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला या फिर कपास की एकल फसल यहाँ पर उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये जो खेती है आपकी, ये खास करके आप ये देखेंगे रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय इलाके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय इलाके, नहीं शीतोष्ण नहीं है, बल्कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वो इसके क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इस प्रकार की खेती ये की जाती है। आप ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो खेती हो रही है वो बाजार के लिए की जा रही है, भाई अपने निजी उद्देश्य के लिए तो की नहीं जा रही है, बाजार की मांग के अनुरूप की जा रही है। तो उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में यहाँ पर किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 13 का बी, केवल सेकंड वाला गलत है। 14वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, गहन निर्वाह कृषि या मिश्रित कृषि? देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो आपकी मिश्रित कृषि होती है इसमें कृषि भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए साथ ही साथ पशुपालन के लिए भी किया जाता है। तो 14वें का आंसर है आपका डी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, धान यानी चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है? यानी यहां पर कोई एक कथन गलत है, वो आपको बताना है। पहला है यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। सेकंड, चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा चीका युक्त जलोढ़ मृदा है। अगला है भारत का चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। देखिए बात की जाए चावल, तो चावल जो है विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और ये आपकी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, इनका मुख्य आहार है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। चावल के लिए आप उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। इस फसल के लिए आप ये देखेंगे यहां पर चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, इसमें इसका विकास सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन भी सही है। यहां पर बताया गया है कि भारत चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम है, नहीं, चाइना जो है आपका यानी चीन जो है आपका ये चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, वहीं भारत जो है इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर है आपका 15वें का डी वाला। 16वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा, लेटेराइट मृदा? देखिए जो गेहूं है वो आपका सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 16वें का सी वाला। 17वां प्रश्न है अब आपका, गेहूं की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है गेहूं के वर्धन काल में तेज धूप एवं वर्षा और शस्य कर्तन के समय मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। सेकंड, गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में गेहूं ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। देखिए बात करें गेहूं के वर्धन काल की, तो गेहूं के वर्धन काल के लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, ना कि तेज धूप की। तो यहां पर मध्यम तापमान चाहिए होता है। इसके अलावा जब गेहूं की कटाई होती है उस समय हमें तेज धूप की आवश्यकता होती है, ना कि मध्यम तापमान की। उस समय हमें तेज धूप की आवश्यकता होती है ताकि गेहूं का दाना जो है वो पक सके। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर जो गेहूं की खेती है ये यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और भारत के विस्तृत रूप में क्षेत्रों में होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत की बात करें तो भारत के जो अधिकांश क्षेत्र हैं, तो अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं की जो बुवाई है वो शीत ऋतु में होती है, यानी वही अक्टूबर नवंबर का महीना, तो शीत ऋतु में बुवाई होती है। जबकि जम्मू कश्मीर रीजन आपका भारत का एक ऐसा रीजन है जहां पर गेहूं की बुवाई जो होती है वो आपकी अप्रैल और मई के महीने में होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे जब बर्फ पिघल जाती है उसके बाद गेहूं की बुवाई होती है, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्से में शीत ऋतु में इसकी बुवाई होती है।
तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है, केवल सेकंड वाला सत्य है, तो आंसर है आपका 17 में का बी। 18वां प्रश्न है आपका, मिलेट यानी मोटे अनाज की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है यहाँ पर, ये कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इसे उच्च वर्षा और उच्च तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए, जो मोटे अनाज के रूप में जाने जाने वाली जो फसलें हैं, ये कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं अनाज। ये इन फसलों के लिए कम वर्षा यानी कि उच्च वर्षा नहीं चाहिए होती है, बल्कि कम वर्षा और उच्च तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। भारत में आपका ज्वार, बाजरा और रागी वो आपकी मिलेट में आ जाते हैं, यानी मोटे अनाज में आ जाते हैं। ये भारत में ये उगाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 18 में का ए, केवल एक। 19वां प्रश्न है आपका, मक्का की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। सेकंड, मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। मक्का के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। भारत में ये जुलाई या अगस्त के महीने में इसकी बुवाई होती है, जुलाई के महीने में इसकी बुवाई हो जाती है। मक्का की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो है आपका, इसमें यूएसए जो है मक्का उत्पादन में अग्रणी है पूरे विश्व में। इसके अलावा ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में ये उगाई जाती है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, कॉर्न और मेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 20वां प्रश्न है आपका, कपास की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 100 से 110 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। सेकंड, यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। अगला है यहाँ पर, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। देखिए, बात की जाए कपास की तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, लेकिन जिसका जो कह सकते हैं इसकी ग्रोथ के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो 200 से 210 दिन का टाइम चाहिए होता है, यानी लगभग 7 मंथ का, 7 महीने का। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह जो है काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम ये उगती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। इसके अलावा आपके चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र ये कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 और 3। 21वां प्रश्न है अब आपका, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। कपास, रेशम, रेयॉन, पटसन। देखिए, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 21वें का डी वाला। 22वां प्रश्न है अब आपका, पटसन की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। पहला है, यह लैटेराइट मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। सेकंड, इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला है, यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला है, भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। देखिए, बात की जाए आपके पटसन की तो पटसन जो है ये लैटेराइट मृदा में नहीं बल्कि जलोढ़ मृदा में, जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें इसका अच्छे ढंग से ये विकसित होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है। ये जो फसल है आपकी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश आपके पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं दुनिया भर में। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन और सी वाला भी कथन भी सही है। जो गलत कथन है वो ए वाला है। तो आंसर होगा आपका ए।
23वां प्रश्न है आपका, कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सेकंड, इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। अगला है, इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। देखिए, बात की जाए कॉफी की कृषि, तो ये जो है गर्म और आर्द्र जलवायु की इसके लिए आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो कॉफी का पौधा होता है इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा जो सबसे उपयुक्त होती है। कॉफी की फसल की एक खास बात यह होती है कि यह समतल मैदान में नहीं बल्कि पहाड़ी पर्वतीय जो तीव्र ढाल होते हैं उन पर उगाई जाती है, यानी पर्वतीय ढालों पर यह उगाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर उगाने का क्या मतलब है? देखिए, जो इसका पौधा होता है, कॉफी का पौधा होता है और चाय का जो पौधा होता है, इनकी जड़ें, इनको पानी तो चाहिए होता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन पानी इनकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। तो ढाल पर क्या होता है, पानी जब गिरता है तो इनकी जड़ों से होते हुए नीचे उतर जाता है। तो इस वजह से पर्वतीय ढाल इनके उपजाने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ समतल मैदान, नहीं पर्वतीय ढाल। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 23 में का सी वाला, 1 और 2। 24वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा देश विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? चीन, ब्राजील, कोलंबिया, भारत। देखिए, ब्राजील जो है ये कॉफी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है, यानी ये पहले नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर आपके कोलंबिया का नाम आता है, फिर तीसरे नंबर पर आपका भारत आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 24 में का बी वाला। 25वां प्रश्न है आपका, चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला है, इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है, चाय की कृषि के लिए लैटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। देखिए, चाय की जो कोमल पत्तियां होती हैं इनकी वृद्धि ठंडी जलवायु में होती है, ना कि गर्म जलवायु में। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। मैंने आपको जो कॉफी वाले फीचर्स बताए थे वही यहां पर है, यानी इनकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, यानी पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए इन्हें, लेकिन पानी इनकी जड़ों में भरना नहीं चाहिए, इसलिए ये पर्वतीय ढालों पर उगाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। चाय की कृषि के लिए दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ना कि लैटेराइट मृदा की। तो यहां पर तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल 1 और 3। तो आंसर है 25 में का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।